नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे प्रथम चरण में जो वोटिंग हुई है 102 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें हमारी वोटिंग परसेंटेज 62 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अगर हम तुलना करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से प्रथम चरण में ही, तो उस समय हमारी जो वोटिंग परसेंटेज थी केवल लगभग 69 से थोड़ा सा ऊपर थी। यानी कि इस तरह हम देखते हैं तो करीब करीब 7% से ज़्यादा की वोटिंग इस बार प्रथम चरण में कम हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर होता है। ये छोटा अंतर नहीं होता है। 1-2% की तो चलो आप मान भी सकते हैं, लेकिन 7% की वोटिंग का एक बहुत बड़ा मतलब होता है, उसके बहुत मायने निकलते हैं। आपने भी टीवी पर, अखबारों में काफ़ी जगह इस पर चर्चा होती भी सुनी होगी कि इसके भी कई कारण हैं। कई लोग इसका अपने अपने तरीके से या अपने अपने एनालाइज से उसकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम भी इसकी थोड़ी सी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों हुआ है। तो इसके वोटिंग परसेंटेज कम होने के कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम इसमें एक फैक्टर देखते हैं कि जो एनडीए से समर्थित जो वोटर है, उनमें एक ऐसी भावना आ गई है, उनमें एक ऐसी सोच आ गई है, जो मुझे लगता है कि मोदी जी तो जीत रहे हैं, इनको तो कोई हराने वाला है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी जो वोटर्स हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि हमारे भाई 1-2 वोट से क्या फ़र्क पड़ जाता है, और इस वजह से काफ़ी लोग जो है घरों से बाहर वोटिंग करने निकले ही नहीं। ये कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैं खासकर चुनाव आयोग को मैं बोलना चाहूँगा ये बात कि कभी भी जो इलेक्शन है वो ऐसे समय में कराया जाए जिसके आगे पीछे कोई छुट्टी ना हो। अब ये जैसे हमारा जो इलेक्शन हुआ शुक्रवार को हुआ, उससे आगे हमारा शनिवार आ गया, फिर आज संडे हो गया। तो लगातार अगर जो काफ़ी आजकल युवा होते हैं या जो आसपास के जो दूसरे राज्यों से जो काम करने आते हैं, जैसे अब दिल्ली है, या दिल्ली से जो काफ़ी आसपास के लोग एरिया से, क्षेत्र से जो लोग काम करने आते हैं या व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो खासकर इन दिनों का छुट्टियों का बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि 1-2 छुट्टी और ऐड करके वो 3-4 छुट्टी लग करके अपने गांव निकल जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो एक वोटिंग परसेंटेज पर काफ़ी इसका एक फ़र्क पड़ने की आशंका रहती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 3 छुट्टी लगातार हो गई, किसी ने 1 छुट्टी आगे पीछे और लगा करके 4-5 छुट्टी उनकी बन जाती है, पूरा वीक ऑफ उनका हो गया। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं या आसपास से जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, वो काफ़ी अपना एक छुट्टी की एक भावना से वो इलेक्शन में वोट करने नहीं जाते, जो कि बहुत गलत बात है। तो मेरा चुनाव आयोग से भी अनुरोध है कि वो इस तरह से डेट फिक्स करे कि उसके जो चुनाव के आगे पीछे कोई छुट्टी ना हो, जिससे कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की जो एक आशंका रहती है वो ना हो। तीसरा एक फैक्टर और भी है जो वोटिंग परसेंटेज कम होने का है, जो मेरी समझ में आता है। मैं भी इससे जो सहमत हूँ कि काफ़ी मैंने सुना है इसके बारे में। जो इस बार जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष का जो हमारा गठबंधन हुआ है, जो इंडी गठबंधन है, उसमें क्या है कि इस बार काफ़ी उनका तालमेल ठीक नहीं है। अब मैं दिल्ली की बता देता हूँ आपको। दिल्ली में ही जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है, 4 सीटों पर यहाँ आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस। लेकिन उनका कहीं भी ज़मीनी स्तर पर आपस में कोई कम्बिनेशन दिखाई नहीं देता। उनका वोटर्स का, उनका कार्यकर्ताओं का, उनका पार्टी का, उनका मीटिंग का, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अंदर खाने तो देखो ये आपस में एक दूसरे के एंटी है। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन बिल्कुल बेमेल गठबंधन है। ये तो केवल एक राजनीतिक जो सत्ता है उसको सुख भोगने के लिए एक लालच में इन्होंने गठबंधन किया। ये कोई गठबंधन नहीं है। ऐसा ही गठबंधन कई राज्यों में हुआ है, जिसको आप बिल्कुल बेमेल गठबंधन कह सकते हैं। तो अब दिल्ली की जैसे हम बात करते हैं, तो दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखाई नहीं देगा आपको। ऐसे ही जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके साथ कोई आम आदमी पार्टी का आपको कार्यकर्ता या कोई नेता दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या होता है कि जो पार्टी के जो कोर वोटर होता है वो छूट जाता है। जो पार्टी का कोर वोटर है वो लगभग छूट जाता है, वो कहीं भी फिर वोटिंग करने में झिझकता है, या उसको ये लगता है कि हमारे कैंडिडेट का, या खुद के भी कैंडिडेट भी काट करते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है। पार्टी उस सीट को कई बार दूसरी पार्टी को, दूसरे दल को दे देते हैं, तो उससे भी वो नेता काट करते हैं। तो इसका मुझे कारण ये भी लगता है कि जो गठबंधन है, इससे जो नेता कोई वहाँ एरिया में काम कर रहा होता है
और उसको कई बार टिकट नहीं मिलती है या वो सीट उस पार्टी के हाथ से निकल जाती है गठबंधन में, तो वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है इसका भी कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी स्टेटों में जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन की वजह से भी जो वोटर्स हैं उनमें एक निराशा है। उनको ये लगता है कि ये गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा, और कुछ वोटर तो ऐसे होते हैं जो बीजेपी को कभी वोट कर ही नहीं सकते। तो उनके दिमाग में एक बात आ गई है कि भाई हमारे एक वोट से करने या ना करने से बीजेपी को तो हम रोक नहीं पाएंगे, क्यों अपना काम धंधा भी हम खराब करें। तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि वोटिंग जो परसेंटेज है इस तरह भी कम होने का मुझे आशंका है, क्योंकि इस टाइम जो विपक्षी जो गठबंधन है उनके वोटर्स में, उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा है। उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई ऐसा एक आपको सिस्टम दिखाई नहीं देगा कि जिससे वो वोटर्स को घर से बाहर निकाल सकें। हालांकि कई मीडिया में ये बात चल रही है कि भाई बीजेपी का जो वोटर्स है वो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये जो अंदेशा इस तरफ ज़्यादा जाता है कि वोटर्स जो है विपक्षी दल के बाहर नहीं निकले। गठबंधन के जो विपक्षी गठबंधन है उनके वोटर्स बाहर नहीं निकले। उनके अंदर एक निराशा है कि भाई हम जो है वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम बीजेपी को तो रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे को वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के संदर्भ में आपने एक ममता जी का बयान भी सुना होगा। ममता जी ने ये बयान दिया है, खासकर उन्होंने एक बंगाल के अंदर एक तुष्टीकरण की बहुत घटिया नीति चली है, बहुत चाल चली है। उन्होंने बोला है भाई रमज़ान के बाद कोई भी जो प्रवासी कर्मचारी है वो अपना राज्य बंगाल छोड़कर ना जाए, वो वोट करके जाए। अब देखिए उन्होंने केवल पूरे मुद्दे इलेक्शन को एक तुष्टीकरण में बदलने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है, लेकिन इस बार उनको काफ़ी डर लग रहा है। इस बार उनका डरने का कारण ये भी है कि उनके वोटर्स में भी काफ़ी निराशा है, क्योंकि इस बार जो है बीजेपी वहाँ बहुत बड़ी एक ताकत के साथ उभर रही है। बीजेपी उनको एक बहुत बड़ा एक झटका देने की वहाँ बिल्कुल झटका दे रही है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, बीजेपी वहाँ 18 सीटें जीत कर आई थी, और इस बार तो बीजेपी और वहाँ ताकत के साथ लगी हुई है। और सीए और एनआरसी का एक मुद्दा ऐसा है जिससे कि वोटर्स दो भागों में बिल्कुल टोटली डिवाइड हो गए। कुछ लोग जो सीए और एनआरसी के खिलाफ है, वो ज़्यादातर लोग सीए और एनआरसी के पक्ष में है। तो उससे क्या है कि वोटर्स में एक बिल्कुल ही ऐसा एक ध्रुवीकरण बन गया है कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज भी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा है। और यही ममता के डर का एक कारण भी है कि उसे लगता है कि अगर ज़्यादा वोटर्स बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो ममता के खिलाफ जा रहे हैं। ये खासकर हमेशा देखा गया है कि जिस भी राज्य में कभी अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो वो जो सत्ता पक्ष होती है खासकर उसके थोड़ा वो खिलाफ ही जाती है। और लेकिन यहाँ ममता की उसमें राज्य में बंगाल में तो बिल्कुल ये स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। उसको अपील करनी पड़ रही है कि भाई जो भी प्रवासी मजदूर है, कर्मचारी है, श्रमिक है, वो बंगाल छोड़कर ना जाए, और रमज़ान के बाद भी वो यहीं रुके और अपना वोट करने के बाद ही जाए। हालांकि देखिए उन्होंने एक बहुत एक जो छोटी सोच का एक उन्होंने परिचय दिया है। उनको खाली केवल मुस्लिमों को ये रुकने के लिए बोल रही है, हिंदुओं को नहीं बोला उन्होंने रुकने के लिए। भाई हिंदुओं का भी तो रामनवमी का त्यौहार था, वो भी तो अपने त्यौहार मना के हो सकता है वापस अपने जहाँ कार्य करते हैं वहाँ जा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं रोका, क्योंकि उनको पता है कि इस बार उनकी जो ममता की जो एक छवि थी बिल्कुल वो ख़राब हो चुकी है और वो केवल मुस्लिम परस्त ही दिखाई देती है। तो इस तरह से लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है इसके जो कम और ज़्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो एक अहम कारण मुझे यही लगता है कि जो इंडी गठबंधन है उसके जो कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में काफ़ी निराशा है, और जो है अपना वो इसलिए ही वो घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि इस बार काफ़ी इसमें आपने कहीं भी देखा होगा कि विपक्षी दलों में कोई जोश दिखाई नहीं देता। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो विपक्षी गठबंधन है वो कहीं ताकत के साथ चुनाव लड़ता दिखाई दे। हमारे क्षेत्र में तो कहीं है नहीं, हमने आसपास में भी देखा है, वहाँ भी काफ़ी उनको एक निराशा ही दिखाई देती है कि भाई मोदी को हराना बहुत मुश्किल है, इस करके वो अपने हथियार डाल के बैठे हैं। हालांकि मैं तो एक बात मानता हूँ कि वोट को ऐसे हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, वोट हमें ज़रूर डालना चाहिए। ये हमारा एक मौलिक अधिकार हमें हमारी संसद ने, हमारे संविधान ने दिया है, तो हमें अपने मौलिक अधिकार का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारे इस मौलिक अधिकार के लिए, मतदान के अधिकार के लिए हमारे जो पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी हैं, कितनी शहादत दी है, कितने शहीद हुए हैं, कितने दुख तकलीफ झेल करके हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब जाके हमें वोटिंग राइट मिला है। तो
इसको हमें ऐसे इस तरह से नहीं खराब करना चाहिए। हमें मतदान का अपना जरूर उपयोग करना चाहिए। साथ ही मैं चुनाव आयोग से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर उन्हें भी कुछ ऐसा एक डाटा तैयार करना चाहिए कि जो उनको हम एक वोटर्स को मताधिकार का अधिकार दे रहे हैं, वो अपना मत का अधिकार जरूर पालन करें। क्योंकि इसमें देखो सरकार का बहुत पैसा खर्चा होता है। इलेक्शन आयोग के द्वारा सरकार बहुत पैसा खर्च करती है वोटर्स को वोट डालने के लिए, प्रेरित करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी वोटर्स जो नहीं वोट डालते हैं तो उनके खिलाफ भी एक छोटा सा, मुझे लगता है, कोई सरकार को जरूर स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि उनको मौलिक अधिकार का तो ध्यान है, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्य भी कुछ होते हैं। हर आदमी का एक मौलिक कर्तव्य भी है कि वो हमारे जो लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो, अपना मतदान डालें। चाहे मत किसी को डालें, वो कोई उनका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन मतदान का जरूर उनको उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जब तक ज़्यादा खुल के मतदान नहीं होगा, एक सही सरकार, एक सही आदमी को हम नहीं चुन पाएंगे। कई बार क्या होता है कि कम मतदान की वजह से भी गलत आदमी चुन के आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग को ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए जिससे हर वोटर मतदान डाले। मुझे लगता है कि अगर जैसे कोई मतदाता 1 या 2 वोट नहीं डालता है, 3 वोट नहीं डालता है, तो उसके बाद शायद उनका मतदान पे कुछ उनको दिक्कत आनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड या कुछ और इस तरह की जो उनकी व्यवस्था बंद करनी चाहिए, जिससे कि हर मतदाता अपना मतदान करें। तो जब ही हमारे देश में एक सही जो निष्पक्ष और बढ़िया सरकार आ सकती है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग खुल के मतदान करेंगे, उतना ही ज़्यादा एक अच्छी सरकार बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग जो छुट्टी की वजह से, मैंने बताया था अभी आपको, 2-3 छुट्टियां होने की वजह से वो घर से बाहर निकल जाते हैं त्यौहार, छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन वो एक तरह से हमारे जो पर्व का अपमान है। मैं मानता हूँ जो हमारे लोकतंत्र का जो पर्व है, ये उसका अपमान है। उनको सोचना चाहिए, जो भी ऐसे लोग जाते हैं, कि भाई छुट्टी तो हमेशा कभी मना सकते हैं, लेकिन मतदान वो हमेशा नहीं कर सकते। मतदान का एक समय होता है, एक निश्चित समय होता है, और वो पूरे देश को एक साथ मनाना चाहिए। तो इस तरह मुझे लगता है कि हर मतदाता को अपना मतदान का उपयोग करना चाहिए, तभी हमारे देश में एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। आज के अंत में इतना ही, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।